नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे जाटलैंड साधेंगे शाह। बात करेंगे उत्तर प्रदेश चुनावी रणनीति की और सीधे चलेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि जाटलैंड, जहां बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है और उस चुनौती से निपटने बीजेपी ने अपने सबसे विश्वस्त चुनावी रणनीतिकार अमित शाह को उत्तर प्रदेश के सबसे कठिन मोर्चे पर लगाया है। उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस मोर्चे पर पार्टी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है जो जाट किसान समीकरण के कारण चुनाव की दृष्टि से इस समय बेहद संवेदनशील है। पिछले चुनाव में भाजपा की कुल 312 सीटों में से एक तिहाई यानी 103 सीटें केवल इसी क्षेत्र से हासिल हुई थी, लेकिन किसानों के आंदोलन और जाटों की पार्टी से कथित नाराजगी के कारण यहां के समीकरण बदले हुए हैं। अमित शाह इस बिगड़े समीकरण को पार्टी के पक्ष में कैसे लाएंगे, इस सब पर सबकी निगाह लगी हुई है और इसी पर हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि किसान आंदोलन के कारण मतदाताओं में भाजपा को लेकर गहरी नाराजगी पैदा हो गई थी। चौधरी अजीत सिंह के बाद लगभग एक मुश्त भाजपा की तरफ आए जाटों ने कृषि कानूनों की वापसी को अपनी मूंछ का सवाल बना लिया था। परिस्थिति को ठीक से समझें, बिना किसानों के प्रति भाजपा नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयानों ने इस स्थिति को बहुत ज्यादा गंभीर बना दिया था। भाजपा नेताओं को उनके क्षेत्रों में प्रवेश तक नहीं करने दिया जा रहा था। भाजपा के कद्दावर जाट नेता और केंद्र में मंत्री संजीव सिंह बलियान तक का विरोध हो रहा था, जिसके बाद बीजेपी मुश्किल में थी, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटों में से भाजपा को 103 सीटों पर सफलता मिली थी। समाजवादी पार्टी को केवल 27 सीटें मिली थी और अन्य दलों को केवल 6-6 सीटों से संतोष करना पड़ा था। तो देखिए, स्थितियां यदि हम पहले की देखें तो बहुत अच्छी थी, अच्छी सीटें आई थी, लेकिन जब से ये कृषि आंदोलन या किसान आंदोलन हमने बड़ा देखा तो निश्चित तौर पर वो जो नाराजगी लोगों की देखी गई, किसानों की देखी गई, इतने प्रदर्शन देखे गए और ये स्थितियां तक बन गई थी कि वाकई में जो प्रचार के लिए या मिलने के लिए जो दिग्गज जाते थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको उन क्षेत्रों में जाने तक नहीं दिया जा रहा था। ये नाराजगी थी। तो यदि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो निश्चित तौर पर किसान और जाट एक ऐसा समीकरण वहां का है जो कहीं ना कहीं एक निर्णायक भूमिका अदा करता है किसी भी दल के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी को यदि साथ मिला, लेकिन ये जो स्थितियां बिगड़ी, अब आगे क्या होगा। और इसीलिए देखिए, सारी चीजों को समझते हुए, इसीलिए कहते हैं कि एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी होती है, इसीलिए इन चीजों को समझते हुए जिम्मेदारी दी गई है अमित शाह को, ताकि कहीं से भी कोई कमी ना रह जाए। अब इसे कितना भेद पाएंगे ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम देखेंगे और इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कई मेहमान हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए दीपक बघेल जी हमारे साथ जुड़ेंगे। दीपक जी, आपका बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए शशांक यादव हमारे साथ जुड़ेंगे। शशांक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सत्यवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। सत्यवीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आरएलडी से हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे आरिफ महमूद जी। आरिफ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चलिए, मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शशांक जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए, एक मुख्य विपक्षी दल की यदि हम बात करें तो समाजवादी पार्टी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो निश्चित तौर पर जो समीकरण बन रहे हैं, जो स्थितियां हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह को लगाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि अब हमने कृषि कानून बिल वापस ले लिया, सारी चीजों को क्लियर कर दिया, तो शायद वो जो किसान जाट समीकरण जो होते हैं, जो बिगड़े थे, जिनको अब अच्छा करने के लिए शायद उनको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े या सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर भी उनको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो, अमित शाह को लगाया गया है। क्या लग रहा है, कितना सफल हो पाएंगे और क्या ये माना जाए कि ये बिल वापस होने के बाद जो किसान हैं या जाट हैं, उनकी जो नाराजगी है वो ठीक हो गई होगी? बहुत बड़ा गलतफहमी है लोगों को कि कृषि बिलों ने कोई समस्या, किसानों की समस्या पहले से थी। ये कृषि कानून किसानों ने तो मांगे नहीं थे। जो किसानों की समस्या थी उनको दूर करने के लिए ये सरकार का प्रयास था। सरकार ये समझती थी कि इस तरीके से हम पूरा कर सकते हैं किसानों की समस्याओं को, जो कि पूरी तरीके से कारपोरेट से पोषित एक व्यवस्था थी और किसानों ने चालाकी को समझ लिया। तो जो बिल लेके आए वो बिल वापस हो गए, लेकिन समस्या तो वही की वही रही। जो उनकी प्रॉब्लम थी, जो उनके बढ़े हुए बिजली के बिल की प्रॉब्लम थी, जो पराली की प्रॉब्लम थी, वो तो आज भी एज इट इज है, उसमें तो आया नहीं। और ऊपर से इतनी जल्दी कैसे भूल जाएंगे आप, इस साल तो किसानों ने चाह दी है।
आप कैसे बोल सकते हो कि उनको आतंकवादी, खालिस्तानी और क्या क्या नहीं कहा गया। तो एक आप ही ने गलती करी, जो चीज मांगी नहीं किसानों ने वो चीज आपने उनको दी और खुद ही आपने वापस ले ली। तो इसके तो लौट के तो फिर पॉइंट 1 पे लौट के स्पाइरल आप वही स्थिति में आगे जहाँ से चले थे वहीं पर। और जहाँ से बात की शुरुआत हुई थी वो तो एक वैसे ही किसानों की दिक्कत थी। भाजपा को जो लाभ मिला था वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का लाभ मिला था। और उस पूरे आंदोलन में जिस तरीके से अल्लाह अकबर और ओम नमः शिवाय और हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगे, उससे भी भाजपा को एक जो सैद्धांतिक वो सामने आएगी इस आंदोलन में। बिल्कुल, लेकिन देखिए यहाँ पर वाकई पश्चिमी उत्तर प्रदेश यदि बिगड़ा तो मुश्किल हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ये देखिए बहुत साफ बात है कि हम यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी तक का आप पूरा रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, बहुत निर्णायक भूमिका में रहे हैं वहाँ के लोग, वहाँ के वोटर्स और तमाम चीजें। इतने लोग यहाँ से देखिए यूपी से चाहे मायावती की बात करिए, अखिलेश यादव की बात करिए या भारतीय जनता पार्टी की अभी वर्तमान में सरकार हम बात कर लें, कहीं ना कहीं एक अच्छा निर्णायक रूप से वहां से चीजें निकलकर आई हैं। तो निश्चित तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि बहुत अच्छा एक बड़ा वोट बैंक हो सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और इसीलिए अमित शाह को लगाया गया है कि कहीं यहां से इन सब चीजों की वजह से मुंह की ना खानी पड़े। बहरहाल क्या होगा देखते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ सत्यवीर जी जुड़े हुए हैं। सत्यवीर जी, अमित शाह ने को जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई, ठीक बात है, कांग्रेस कैसे भुना पाएगी? ये सवाल मेरा इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो करना है वो तो कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ देर में उनके पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे, अभी जुड़े नहीं है, मैं उनसे सवाल लूंगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे ही जानना चाह रही हूँ कि कांग्रेस क्या करेगी और लग रहा है आपको कि अमित शाह भेद पाएंगे? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अमित शाह को लगा के ये सोच रही है कि जो हमारे 700 किसान जिन्होंने शहादत दी है, जिन्होंने लगातार 1 सालों तक वहां पे धरना किया, प्रदर्शन किया, चाहे वो ठंड हो, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो चिलचिलाती गर्मी हो, और चाहे उनके सामने कील गाड़कर उनको रोकने की कोशिश गई, तो अमित शाह जी इस पे बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंगे। उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। जिस तरह से हमारे किसानों को खालिस्तानी बताया गया, आतंकवादी बताया गया और कहा गया कि ये लफंगे लोग हैं, ये यहाँ पर बैठकर सिर्फ टूर करने आए हैं, ये पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, ये आयातित लोग हैं, यहाँ किसान नहीं है। तो उन किसानों की शहादत को ये हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश नहीं भूल सकता है। एक चीज, नरेंद्र मोदी जी जब बिल वापसी हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि कहीं न कहीं से शायद मेरे तपस्या में कमी हो गई है। तपस्या किस बात की? तपस्या तो किसान कर रहा था ना भाई। तपस्या वहां पर बैठे हुए हमारे किसानों के साथ साथ जो महिलाएं थी, बुजुर्ग महिलाएं थी, वो कर रही थी। और तपस्वी हमेशा जीतता है, तो जीता कौन? किसान जीता। और किसानों के जो उनका यज्ञ चल रहा था, उस तपस्या में विघ्न कौन पैदा कर रहा था? राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, वो विघ्न पैदा करने का काम कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी और उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उन सब ने विघ्न डालने की कोशिश की। तो नरेंद्र मोदी जी, तपस्या करने वाला किसान जीत गया, आपको बिल वापस लेना पड़ा। और जो विघ्न डालने वाले राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे, वो माफी मांगने को विवश हैं। अभी भी समस्या बरकरार है, अभी भी एमएसपी पे बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। पराली की जो व्यवस्था थी, जो मुकदमा दर्ज हुआ, उस पर बात नहीं कर रही है। जो आतंकवादी और खालिस्तानी कहा गया, उस पर नरेंद्र मोदी को संसद में माफी मांगनी चाहिए। ये किसान चाहता है, हम इस पे बात करने आए हैं। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने कहा था कि वादा किया था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, तो 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। और फिर से प्रियंका गांधी जी प्रतिज्ञा लेकर आई हैं, प्रतिज्ञा के साथ कहने आई हैं कि अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर में बनेगी तो किसानों का कर्जा हम माफ करेंगे, हम बिजली का बिल हाफ करेंगे, हम महिलाओं को 40% का आरक्षण देंगे, हम नौजवानों को 20 लाख का रोजगार देंगे। तो हम कांग्रेस के लोग झूठ नहीं बोलते हैं,
हम नरेंद्र मोदी नहीं है, हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ का रोजगार की बात करके मुकरने वाले लोग नहीं है, हम जुमलेबाजी करने वाले लोग नहीं है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी किसानों के बीच में जा रही है, जनता के बीच में जा रही है और अपनी प्रतिज्ञा बता रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी के साथ चलने को तैयार है। जिस तरह से प्रियंका गांधी लड़ाई लड़ रही है, हमें बिल्कुल भी ये समझ है और हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का जनादेश कांग्रेस पार्टी के साथ आने जा रहा है। ठीक है, दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, अमित शाह को कमान सौंपी गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा टास्क भी है यूपी इलेक्शन के लिए, क्योंकि मुझे लगता है सत्ता पर जाने के लिए और वहां तक जितने दिग्गज आज तक पहुंचे हैं, निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत ज्यादा निर्णायक भूमिका रही है। और एक बात और बार बार कही जा रही है कि किसान और जाट आप देख लीजिए तो सबसे ज्यादा उस जगह से आते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी देखी गई थी इस कृषि कानून को लेकर। लेकिन अब यदि वापस हो गया है तो भी ये संदेह क्यों बना हुआ है कि कुछ नाराजगी होगी, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि अभी भी कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। दूसरी चीज ये भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ जैसा कि चर्चाओं में है कि सिर्फ कृषि कानून वापस हो गया तो सब ठीक हो जाएगा या आंदोलन खत्म हुआ तो ठीक हो जाएगा, पर मुझे ऐसा लगता है और भी चीजें हैं जिसको जनता और लोग समझेंगे। सिर्फ इस वजह से वोटिंग तो नहीं हो सकती। आपकी आवाज नहीं पा रहा था, बीच में किसी टेक्निकल इश्यू के कारण थोड़ी सी आवाज बीच में डिस्टर्ब हो गई थी, इंटरप्ट हो गई थी। अगर आप अपना सवाल दोहरा दें तो मैं अपनी जवाब दे पाऊँ कुछ। हाँ दीपक जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा से निर्णायक भूमिका में फिर से रहा साउंड है। चला गया, कोई टेक्निकल। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप तक? फिर से साउंड चला गया। चलिए मैं दोबारा लेती हूँ जब तक एक मेहमान और है उनकी प्रतिक्रिया आ जाए। टेक्निकल ग्लिच है आपके बारे में। आरिफ जी, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा यूपी में? और अमित शाह को लगाया गया है तो मान लें कि चाणक्य की नीति काम करेगी? मैडम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह जी की कर्म भूमि है। आज उनके चौधरी चरण सिंह के पोते माननीय जयंत चौधरी जी, जो राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज हर ब्रजवासियों के दिलों में बसते हैं। वो हर ब्रजवासी जो है जयंत चौधरी जी के लिए मेहनत कर रहा है। 2022 में लड़ाई के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीन पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। मुझे तो आज हंसी आ रही है इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर। ये इतने बड़े भारतीय जनता पार्टी के, ये इतने बड़े नेता, इतने बड़े कद्दावर नेता, इतने शक्तिशाली गृह मंत्री, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये सिकंदर बन करके पूरा हिंदुस्तान ये फतेह करना चाह रहे थे। मगर आज ये कहाँ सिमट करके रह गए। ना तो मोदी जी का 56 इंच की छाती दिख रही है, ना अमित शाह जी का वो कद्दावर वो दिख रहा है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो है 8-10 जिलों में जा करके वो वहां पर प्रभारी बन करके बैठ गए। अरे ये तो सिकंदर बन करके निकले थे कि हम पूरा देश फतेह कर लेंगे। आज कहाँ चला गया इनका अहंकार, गुरूर और घमंड। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक एक गांव में, एक एक विधानसभा में राष्ट्रीय लोक दल का परचम लहरा रहा है और जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में फहरा रहा है वहां पर परचम। और ना ही अमित शाह जी वहां पर कुछ भेद पाएंगे। और ये किस मुंह से वहां पर जा रहे हैं? लखीमपुर में किसानों को इन्होंने कुचल दिया, अपने बेटे से कुचलवा दिया इन्होंने। और आज अमित शाह जी, उन्हीं का गृह राज्य मंत्री टेनी, आज उसको ये बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। और किस मुंह से ये जा रहे हैं वहां पर वोट मांगने के लिए किसानों के बीच में? अरे इन्हें शर्म आनी चाहिए कि किसानों के बीच में ये जा रहे हैं। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है। आप बताइए ये कहाँ देश को ले जा रहे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमित शाह जी को इसलिए प्रभारी बना करके वहां पर भेजा गया है कि अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। वहां पर लोग काले झंडे दिखाते हैं, वहां पर लोग भारतीय जनता पार्टी की सुनते नहीं है, कहीं कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है इनके लिए। तो इनको लगा दिया कि भाई गृह मंत्री हैं, ये पूरी फोर्स लगा करके वहां पर किसानों के बीच में ये अपनी बात कह लेंगे। अरे अमित शाह जी चाहे जितना वहां पर कहें, आज किसानों के लिए हाईवे पर कील ठोकने वाले कौन थे उनके रास्ते में? यही अमित शाह जी की फोर्स थी। यही अमित शाह जी निर्देश दिया करते थे और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी निर्देश दिया करते थे। और किसानों को 12 महीने, पूरा 1 साल इन्हें लू और धूप में वहां पर बैठना पड़ा। क्या किसान अपने वो बुरे दिन भूल जाएंगे? आज किसानों की तपस्या थी जिसके सामने इनको झुकना पड़ा मोदी जी को, जो इन्होंने अपना बिल वहां पर वापस लिया है। आज ये कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी जमीन तैयार हो जाएगी अमित शाह जी के जाने से। आप ये समझ लीजिए, पिछली बार इन्होंने विधानसभा में 109 सीटें इन्होंने जीती थी। अब की बार ये 15 सीट, 10 सीट के अंदर सिमट करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आएंगे।
आज ये भूल चुके हैं कि किस तरीके से किसानों के साथ इन्होंने अत्याचार वहां पर किया। किसानों के साथ जिस वक्त इन्होंने बिजली पानी सब कुछ इनका बंद कर दिया था, उस वक्त देश के एक ही नेता थे चौधरी अजीत सिंह जी और जयंत चौधरी जी, जो किसानों के साथ खड़े हुए थे। ठीक उस है। वक्त कोई नहीं दिख रहा था किसानों के साथ। ये सोच रहे थे कि अमित शाह जी उठा करके सबको जेल में भेज देंगे। आज ये किसानों की ये तपस्या है, उस तपस्या के सामने आज मोदी जी ने नतमस्तक किया है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी, मैम मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये काला कानून बिल मोदी जी लेकर के आए। पूरे देश के जो गोदी मीडिया थी उसने श्रेय दिया कि मोदी जी बहुत अच्छा कानून लेकर के आए। जितने भाजपाई थे सब तारीफ कर रहे थे, उसका श्रेय मोदी जी को दिया जा रहा था। और आज मोदी जी ने जब उसका अध्ययन किया, मोदी जी ने सोचा कि देश के किसान ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें वापस लेना चाहिए, और जब वापस ले लिया तो इसका भी श्रेय मोदी जी को दिया जा रहा है। पता नहीं कैसी विडम्बना है, गलत करेंगे तब भी मोदी जी अच्छे, बुरे करेंगे तब। ठीक है आरिफ जी, अच्छे वापस करेंगे आती तब भी हूँ। मोदी जी ठीक अच्छे। है दीपक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए दीपक जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण तो आपकी आवाज कहाँ से पहुंची? मेरी हाँ एक्चुअली काफी बार कोशिश की जा रही है बट मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। बहुत महत्वपूर्ण जवाब उनका ही था क्योंकि सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है तो जवाब वही देखते हैं कि चाणक्य चुनौती का सामना कर पाएंगे कि नहीं। बहरहाल शशांक जी, आप ही के पास आ रही हूँ वापस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यूपी की कई डिबेट्स में हम बैठे हैं और इलेक्शन मोड पर हैं तो निश्चित तौर पर रोज कुछ नया आता है, चर्चा में बैठते हैं। ऐसा मुझे व्यक्तिगत रूप से लगने लगा है कि क्या कृषि कानून बिल और किसान आंदोलन के अलावा यूपी में और कोई मुद्दा नहीं है क्या इलेक्शन लड़ने के लिए या जनता के पास वोट करने के लिए? मुझे ऐसा लगने लगा है क्योंकि बहुत दिन से ये चल रहा है। शशांक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है शशांक जी तक भी। दीपक जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? दीपक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? दीपक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। दीपक जी, बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ गई है, दूसरे जो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, और निश्चित तौर पर बात यही आ रही है कि कहीं ना कहीं अमित शाह को जो जिम्मेदारी दी गई है, मतलब अमित शाह को उतारना पड़ा क्या सोचकर, और निश्चित तौर पर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कैसे साध पाएंगे। जाट और किसान समीकरण बहुत ज्यादा निश्चित तौर पर संवेदनशील बना हुआ है। जी राशि जी, सर्वप्रथम तो मैं ये फिट कर देना चाहता हूँ कि आदरणीय अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रथम जीत का जो बहुमत हासिल किया था वो किसी से छुपा नहीं है। उन्हीं के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुरजोर भारतीय जनता पार्टी को सभी तरह जीत दिलाई। उत्तर प्रदेश भी उनमें से एक है। उन 5 राज्यों में से जब उत्तर प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत के साथ में जीत प्राप्त की। अब रही बात अमित शाह जी को, अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास नेता हैं, इनके पास कितने नेता हैं? ना समाजवादी पार्टी के पास में है, ना कांग्रेस के पास में है। इनके नेता तो ऐसे हैं कि जिनको यही नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं। इनके नेता एक बोलते थे। और रही बात, मैं कांग्रेस के सत्यदेव जी को बीच में सुन रहा था तो इन्होंने कुछ बातें कही थी। इन्होंने एमएसपी पे बात करी। इन्होंने एक बार भी कहा 2006 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट आ गई थी इनके पास में, 2014 तक लगातार इतना समय था, इन्होंने एक बार भी एमएसपी की बात करी? इन्होंने एक बार भी एमएसपी को देने का काम नहीं किया। तो ये दोहरा चरित्र आज जनता के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और ये विपक्ष ऐसा विपक्ष बनते जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमलावर होना चाहता है, पर इनकी बातों का कोई अरा चरा नहीं है। 150 किसान छत्तीसगढ़ के अंदर मारे गए, उससे इन्होंने कुछ नहीं किया। सपा बसपा दोनों ने मिलकर 90,000 करोड़ रुपया गन्ना किसान का भुगतान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 लाख करोड़ रुपया किसानों का भुगतान किया। तो ये सारी जो नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सबको लेकर विकास के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी जा रही है। और अमित शाह जी हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व से आते हैं, तो इस प्रकार से सभी को जिम्मेदारी मिलती है। हर एक कार्यकर्ता यहाँ पर प्रवास करता है। ये लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह एक कार्यकर्ता का प्रवास रहता है, चाहे वो हम हो चाहे वो अमित शाह जी हो। तो इस प्रकार से अमित शाह जी को इस चित्र में लगाया गया, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर इनके पास कोई ऐसे नेता हो जो इनकी भला कर सके, इन्हें जिता सके, तो उन्हें लगाना चाहिए। इनमें आपत्ति क्या है?
ठीक है, ठीक है दीपक जी। शशांक जी, आपसे भी मैंने एक सवाल लिया था। मुझे ऐसा लगने लगा है, व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगने लगा है कि यूपी में शायद ये कृषि कानून वापसी या ये किसान आंदोलन के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है क्या चुनाव लड़ने के लिए, या लोगों को भी शायद यही सूझ रहा? ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा है, बहुत सारी चर्चाएं हम रोज करते हैं, बहुत सारी चीजें इलेक्शन टाइम में निकल के आ रही हैं, लेकिन पता नहीं हमेशा जवाब सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन पे आके रुक जाता है। वो इसलिए कि कोई भी आंदोलन जो होता है वो जन आकांक्षाओं का एक प्रतीक बन जाता है। मुझे तो खुद लग रहा है कि मीडिया किसान आंदोलन को सिर्फ किसानों का आंदोलन क्यों समझ रही है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। किसान आंदोलन का फ्रस्ट्रेशन कहाँ से शुरू हुआ? जब उनके लड़कों को नौकरी नहीं मिली, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है। किसानों का किसान आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? आपके हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कि गन्ने का भुगतान सपा ने इतना नहीं किया, भाजपा ने इतना कर दिया। अरे आज की तारीख में 14,000 करोड़ रुपए बकाया है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का बकाया है। मेरे अपने जनपद लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदने के आरोप जिन पर लग रहे हैं, जिनके बेटे पर लग रहे हैं, वो शख्स आज की सरकार में मंत्री की है, जिससे कुर्सी पे लगा हुआ है। आप टेक्निकली कह सकते हो, तकनीकी रूप से उन मंत्री की कोई गलती नहीं है, लेकिन कभी आप मीडिया के रूप में जरा उन किसानों की फीलिंग्स को तो पता करो कि उनको कितना खराब लग रहा है। आप क्या सोच रहे हो कि कृषि कानून वापस हो जाने से वो माफ कर देंगे, 700 किसानों की शहादत को वो माफ कर देंगे? ये तो एक पक्ष है। ये असंतोष पैदा कहाँ से हुआ? ये असंतोष पैदा हुआ जब उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों के 21 लाख 11 पर्चे पेपर लीक हो चुके हैं। 11 वो 21 लाख बच्चे हैं तो वो किसानों के अधिकांश बच्चे, ऐसा तो है नहीं वो खाली शहर के बच्चे। उनके उन 21 लाख किसानों को देखिए तो 18 लाख 17 लाख तो देहात के ही निकलेंगे, उनके माँ बाप तो किसान ही है। 11 परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं, पेपर लीक हो रहा है। अब तो नौजवान ये मानता है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर लीक कराती है और जानबूझकर हाईकोर्ट और उसके लिटिगेशन में पड़वाती है ताकि रोजगार न देने पड़े। आप उस पर तो ये कह रहे हो कि साहब हमने पेपर लीक हुआ तो हमने बड़ी सख्ती करी, हमने जेल भेज दिया। अरे पहले तो माफी मांगिए आप कि आपकी सरकार में 12 बार पर्चे नौजवानों के लीक हो रहे हैं और आप कोई एक के बाद एक कोई ऐसी व्यवस्था, और कहाँ पे निकल रहा है पर्चा? एक बियर के दुकान का पता निकल रहा है। आप ये बताइए, जो मेन मास्टरमाइंड निकल के आ रहा है वो किसका? सत्ताधारी दल के एक विधायक के नजदीक ही निकल के आ रहा है। ये सारी चीजें ऐसी आ रही हैं जिससे निकल के, अगर आप पूरे ये आंदोलन एक तरीके से जनता के जनरल जो दुख थे उनका एक प्रतीक बन के निकला था, तो किसान आंदोलन ही मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुद्दे में बेरोजगारी का सवाल है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में घटती हुई बचत का सवाल है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो अभी भी आप 22 लाख वोट पड़े हैं जो चुनाव आयोग का निकल के आया, 16 लाख वोट कटे हैं। मैं तो कहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से जरा सा पता करिए, इसमें से अधिकांश मृतक है। वो मृतक की अब बड़ी इतनी जद्दोजहद के बाद जारी हो रही है। अगर मीडिया उसका ऑनेस्टली अगर आकलन कर ले, मेरा तो मानना है ये मृतक अधिकांश कोरोना के लोग हैं। लेकिन उस चीजों पर अभी ये चीजें जब तक जांच होगी, जब तक तथ्य आएंगे, तब तक देरी बहुत रोचकी होगी। लेकिन जनता की याद से ये सब अभी निकलने वाला नहीं है, ना निकला है, और ये सारे मुद्दे रेलेवेंट है। किसान आंदोलन एक प्रतीक है उसका। बिल्कुल ठीक है। सत्यवीर जी अपनी बात रखिएगा। ये हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि किसानों का बहुत उनको समर्थन है और वो किसानों के बीच में जाके और सरकार बनाएंगे। तो अभी हमारे साथी ने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो 700 किसान मरे हैं, क्या उनसे नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी माफी मांगेंगे? क्या जो हमारे किसानों ने लगातार वहां पे प्रदर्शन किया, अपने हक और हुकूक की आवाज उठाई है, जिनका नुकसान हुआ है, क्या उसके लिए ये माफी मांगेंगे? क्या ये अपने आप को स्वीकार करेंगे कि ये किसान विरोधी हैं? और भ्रष्टाचार की बात जहां तक हो रही है, भी साथी ने बताया, मैं उसमें पॉइंट बढ़ाता हूं कि टीईटी परीक्षा भी हुई थी और उसमें जो पकड़ा गया है, जिसको एसटीएफ ने पकड़ा है, वो राय अनूप, वो बिहार के विधायक का भाई है। तो ये स्वीकार करें कि ये किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे, न तो ये भ्रष्टाचार को खत्म कर पाए, हाँ भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। ये बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है
उत्तर प्रदेश एक नंबर पे है, सही बात है, लेकिन भ्रष्टाचार में है, अपराध में है, महिलाओं के साथ यौन शोषण में है, छात्रों के साथ जो उनकी हत्या हो रही है उसके साथ है, किसानों की आत्महत्या में एक नंबर पे है, सड़कों के खस्ता हाल में एक नंबर पे है, बेरोजगारी पे एक नंबर पे है। तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, यह सिर्फ झूठ बोलकर जनता के बीच में जाना चाहते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जनता सब जान गई है और जनता इनको वापस अपने दरवाजे नहीं खड़ी होने देगी। मैं आपसे वायदा करता हूं कि ये आने वाले चुनाव में अगर इनके जो विधायक पद के प्रत्याशी होंगे ये जनता के बीच में घुस नहीं पाएंगे। और अभी से इनके सांसदों के क्या हाल हो रहे हैं, किसान क्या कर रहा है, तो इनके विधानसभा में इनके विधायकों के साथ क्या होगा, ये हस्र जनता इनको बताएगी। तो इसमें बहुत समय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। समय की सीमा है, मुझे लगता है 30 है। सेकंड में दीपक जी आपका जवाब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्लीज 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। राशि जी, मैं इन सभी की बातें सुन रहा था, तो जिस प्रकार से उन्होंने पेपर हाउस पे प्रश्न चिन्ह उठाए, तो मैं अभी समाजवादी पार्टी की बात बता दूं कि 3 साल तक समाजवादी पार्टी के गठन तक 3 साल तक भर्ती बोर्ड आयोग का गठन नहीं हुआ था। ये क्या ये रोजगार देने की बात करेंगे, ये बेरोजगारी भत्ते के नाम पर आए थे। और किस प्रकार से चेहरा देखकर यूपीएससी अनिल यादव वाला आगरा के अंदर केस हुआ था, जिसमें मैं भी आंदोलन था जब मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, किस प्रकार से लाठीचार्ज करवाया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में भिजवाया गया और केवल ये इतना ही कर पाए कि केवल उनके कुर्सी से हटा पाए। तो किस प्रकार से उनके यहाँ पर भ्रष्टाचार होता था, चेहरा देखकर नौकरियां दी जाती थी। कांग्रेस अपनी बात पे राजस्थान के अंदर रीट का पेपर, आरएएस का पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री जब शिक्षा विभाग के लोगों से पूछते हैं कि क्या घूस देनी पड़ती है, तो उनके सामने समस्त टीवी चैनलों पर सीधा चलता है कि हाँ साहब देनी पड़ती है। तो इस प्रकार का चरित्र है आपका झूठ, आपका केवल पूरी प्रदेश की जनता देख रही है और वो आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में आपको बताएगी कि आप किस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं और झूठ का परिणाम आगामी विधानसभा में आपको परिणाम मिलेगा। पहले भी आप 9 तक सीमित थे, 8 तक सीमित थे और अब आप इतना भी प्राप्त नहीं कर पा रहे, आप बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। ये बात तय कर लीजिए सत्यवीर। ठीक है, चलिए मैं दीपक जी बीच में रोक रही हूँ क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए महत्वपूर्ण है यूपी का इलेक्शन सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन यूपी की बात ही अलग है। जाटलैंड को कैसे साधेंगे अमित शाह, ये आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन अभी तो सब एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए ही नजर आ रहे हैं। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।